हेलो दोस्तों, क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने इस चैनल पर जो घटना चक्र की जीएस की मैगजीन है, पतली वाली, संक्षिप्त फॉर्म में जो दिया हुआ है उसको करा रही हूँ और उसमें आधुनिक भारत से मैंने स्टार्ट किया है, जिसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आज उसके आगे से पढ़ाऊँगी। परीक्षाएं नज़दीक हैं और परीक्षाएं कभी भी हों, नज़दीक हों दूर हों, कभी भी हों, हमें अपनी तैयारी पूर्ण रखनी है। और ये जो शॉर्ट नोट्स है एक तरीके का जो घटना चक्र ने निकाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने पूरा पढ़ लिया है, ये रिवीज़न के लिए है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम रिवीजन करते चलेंगे। तो सेकंड चैप्टर है आज, जिसका नाम है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। हमने यूरोपियों का आगमन देख लिया है। अब उसके आगे से पंजाब, रणजीत सिंह। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि रणजीत सिंह पर कई बार प्रश्न बन चुका है। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को, यहीं से प्रश्न पूछा है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर इनका जन्म हुआ, तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुई। अमृतसर की संधि 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुई। ये इनका जन्म 1780 में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुई थी। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवा कर वापस जमान शाह के पास इन्होंने भेजा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जमान शाह अहमद शाह अब्दाली का पोता है। इसने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदान की थी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया और इन्होंने, रणजीत सिंह ने, लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। 1802 में भंगी मिसल से अमृतसर छीना इन्होंने। 1802 में इन्होंने क्या किया रणजीत सिंह ने? तो भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया। शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार दिया। शाह सूजा ने, इम्पॉर्टेंट है। और विक्टर जाकमा जो फ्रांसीसी यात्री था, उसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ़कीर अजीजुद्दीन जो रणजीत सिंह के विदेश मंत्री थे, इनका प्रसिद्ध कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये रणजीत सिंह का प्रसिद्ध कथन है। ये पूछा भी गया परीक्षा में। पंजाब, जिसकी राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर थी। चिलियाँ वाला युद्ध, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। चिलियाँ वाला युद्ध, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप उसमें इस युद्ध को क्रम लगाने के लिए पूछा गया है। 1849 में लॉर्ड गफ जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहे थे। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो ये अनिर्णित रहा और उस समय 1849 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। आगे देखते हैं। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से घटना चक्र ने इसको बनाया है। ऐसे ही हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। उस समय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था और लॉर्ड डलहौजी के राज्य एवं हड़प नीति के अंतर्गत 1849 को पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। डलहौजी द्वारा पंजाब पर शासन हेतु 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस थे और सदस्य में जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले थे।
दिलीप सिंह, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सिख साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1843 से 49 ईस्वी, क्योंकि सन 49 ईस्वी में 1849 में डलहौजी ने क्या किया, पंजाब राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था और ये धर्म अपना परिवर्तित करके सिख से ईसाई बन गए और इन्होंने भारत से मतलब पलायन कर लिया। अंग्रेज़ों से पेंशन लेकर ये ब्रिटेन चले गए। इनका निधन 1893 ईस्वी में पेरिस में हुआ और इंग्लैंड में ही इनकी अंत्येष्टि भी हुई। मैसूर युद्ध, ये तो कह सकते हैं कि हर साल फिक्स है यहाँ से प्रश्न आना। जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए जिसमें 2 टीपू सुल्तान लड़ते हैं और 2 उनके पिता हैदर अली लड़ते हैं। 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज, जिसमें पहला जो युद्ध होता है इसमें हैदर अली जीत जाते हैं और उस समय तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर वेरलेस्ट रहता है। इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, ये 1780 से 84 में होती है और हैदर अली इसमें हार जाते हैं। हैदर अली जुलाई 1780 कर्नाटक पर आक्रमण कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार किया। टीपू पोल्लीलूर हेक्टर मुनरो की सेना को परास्त किया। इसी जगह पर 1781 ईस्वी हैदर अली बनाम आयरकोट, पोर्टोनोवा, पोल्लीलूर और सोलिंगूर, यहाँ पर आयरकोट ने हैदर अली को हरा दिया। इस युद्ध में दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और 1784 में मंगलौर की संधि टीपू तथा अंग्रेजों के मध्य होती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में होती है। इसमें अंग्रेज, मराठा और निजाम बनाम टीपू, अंग्रेज, मराठा प्लस निजाम बनाम टीपू रहते हैं इसमें और ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। टीपू का आधा राज्य क्या होता है, अंग्रेजों और उनके साथियों को प्राप्त हो जाता है और टीपू से लगभग 3 करोड़ रुपया युद्ध के क्षति के रूप में वसूला जाता है। उस समय अगर ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात अगर पूछे कि कौन रहता है तो कॉर्नवालिस रहते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में होती है और टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के मध्य ये युद्ध होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य ये श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 को समाप्त किया जाता है। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। 1799 टीपू की मृत्यु और इस समय अंग्रेज जब युद्ध होता है तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व करता कौन होता है, वेलेस्ली, हैरिस एवं स्टुअर्ट होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ये तो पूछा हुआ है, इसमें से जितने भी लगभग क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। पूछा था कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की है, तो टीपू सुल्तान ने की है। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेस्ली को प्रदत्त उपाधि क्या थी, मार्क्विंस थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी सेना में मिला लिया। गवर्नर जनरल वायसराय, जो क्षेत्रीय राज्य हम लोग देख रहे थे पंजाब और मैसूर, तो वो समाप्त हुआ। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है, गवर्नर जनरल वायसराय। 1700 रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां कौन कौन सी रहती हैं। जो भारतीय रियासत होते हैं उनके प्रति जो ब्रिटिश नीतियां हैं उनको देखते हैं। 1740 से 65 ईस्वी कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष करना और उसके बाद 1765 से 1813 का जो समय होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति। अब ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या है कि
अगर देखा जाए तो इस नीति का जो प्रतिपादक था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, और इसने जो घेरे की नीति है उसका प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा के लिए क्या करना है, कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना। आगे है कि 1813 से 57 अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, और 1858 से 1935 ईस्वी में अधीनस्थ संघ की नीति, और 1935 से 47 ईस्वी बराबर के संघ की नीति। अब वॉरेन हेस्टिंग्स को देखते हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किया इसने, और पूछूं कि बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। स्थानांतरण इसने किया राजकीय कोषागार का, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता इसने राजकीय कोषागार को स्थानांतरित किया। और इसका अगला काम है कि राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण और अशुद्धि। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और इस पर महाभियोग भी लगाया गया। और ये वॉरेन हेस्टिंग जो है इसका कार्यकाल क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सहायक संधि, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है ये 5 स्टार क्वेश्चन है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले जो बरार के हैं, सिंधिया और होलकर, ये वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत। अगर सहायक संधि की बात करें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, और इसके आधार पर उन्होंने क्या किया कि भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खोनी पड़ी सहायक संधि के अंतर्गत। आगे देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रमुख कार्य है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1828 से 34, और इसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति इसने अपनाई, और 1834 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। ठगी प्रथा का अंत इसी ने किया, इसी के शासनकाल में हुआ। ठगों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की गई। 1831 ईस्वी में मैसूर का तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात की अनुमति दी गई। अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात की अनुमति दी गई, और निजाम नासिरुद्दौला को के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुला लिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इनसे तो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने भारत में कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित व्यवस्था लागू की। कर, न्याय प्रशासन को, टैक्स को और न्याय प्रशासन को इसने अलग किया, और भारत की प्रसंदिग्धाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में, जहाँ इसकी कब्र भी बनाई गई है। लॉर्ड डलहौजी, इनका समय 1848 से 56 ईस्वी था, और इन्हीं के समय अवध का विलय कुशासन का आरोप लगा करके किया गया था। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से थाड़े के बीच चली, और एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। व्यक्तिगत या हड़प सिद्धांत के तहत सब क्रम से पूछता है, और ये हर बार आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले किसका हुआ, फिर किस कारण हुआ। तो सतारा 1848, जैतपुर संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 54 तथा नागपुर भी 54 में उनका विलय किया गया। करौली 1855 का व्यक्तिगत प्रस्ताव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।
भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता 1852 ईस्वी में ओसैगनेसी, जो विद्युत तार विभाग का अधीक्षक, इसे नियुक्त किया गया और 1857 ईस्वी के विद्रोह का मृत्यु पूर्व कथन इस तार ने हमारा गला घोंट दिया। अवध का विलय कुशासन का आरोप लगा करके 1854 में क्लीवेन के स्थान पर जेम्स आउटरम अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त होते हैं। जेम्स आउटरम का नाम पूछता है और आउटरम इसी के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया और 1856 में अवध का विलय कराया गया। आगे है लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय। कैनिंग 1857 के बाद ये वायसराय जो गवर्नर जनरल का पद होता है, अब वो वायसराय कहलाने लगता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 1 नवंबर 1858 में महारानी की उद्घोषणा जो इलाहाबाद में होती है, वर्तमान प्रयागराज में, लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन अब कहाँ से होने लगता है, सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा कर दी जाती है कि अब कंपनी इस पर शासन नहीं करेगा, अब सीधा महारानी करेंगी। लॉर्ड एलन बरो, कार्यकाल 1842 से 44। इनके समय के महत्वपूर्ण कार्य हैं दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में, सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 में। लॉर्ड मेयो के समय की सबसे बड़ी घटना है प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ होती है। शेर अली अफरीदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनकी हत्या कर दी जाती है और ये प्रथम वायसराय हैं जिसकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई रहती है। इस परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देख लेते हैं कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ये भी बार बार पूछा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक कौन नियुक्त हुए हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम नियुक्त हुए। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की, लॉर्ड कर्जन के। 1899 से 1905 का समय इनका रहता है जिसमें बंग विभाजन होता है, बंग भंग आंदोलन। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया लॉर्ड मेयो के समय में और प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, नियुक्त हुए तो अलेक्जेंडर कनिंघम। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग था पुरातत्व विभाग। गतिविधि और गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित थे। ट्यूब का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी का था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ तो लॉर्ड कर्जन के। और बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव जिसको खत्म किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। जारी शासन जिसको कहते हैं, सामाजिक सुधार में सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, ये सब बैंटिक के शासनकाल में। चौथा अध्याय है भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, इसको स्टार्ट किसने किया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी। इसका अन्य नाम क्या है, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी। जरूरी नहीं कि वो इस्तमदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त से ही पूछे, जागीरदारी या मालगुजारी या बिस्वेदारी से भी पूछ सकता है। इसे प्रारंभ किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे ये इम्पोर्टेंट है। तो बंगाल के छठे बिहार है, बिहार के छठे उड़ीसा है, उड़ीसा के छठे उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्रों में ये लागू था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का वाराणसी क्षेत्र। और इसमें ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर लागू था। इसमें प्रावधान क्या था कि जमींदार का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को दे तथा 1/11 भाग जमींदारों के पास रहता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो या कैप्टन रीड थे। क्षेत्र इसमें था प्रथम तत्कालीन मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया और बाद में क्या किया गया कि मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से
का एक भाग के साथ कर अनुबंध, ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू हुआ और ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भू क्षेत्र पर इसे लागू किया गया। ये इन तीनों से प्रश्न पूछता है, डिफरेंस पूछ देगा कि कौन किस क्षेत्र में लागू था, कितने भू क्षेत्र पर लागू था, कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर, किसने स्टार्ट किया। धन का बहिर्गमन सिद्धांत, जो धन था, भारतीय धन था, वो भारत से बाहर जा रहा था। उस पर जो जिन लोगों ने अपने सिद्धांत दिए या बताए, लोगों को जागरूक किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन, यह अवधारणा भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर और बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक तथा भौतिक लाभ का अभाव। इसके अन्य प्रतिपादक कौन कौन थे? महादेव गोविंद रनौडे 1872, रमेश चंद्र दत्त अर्थशास्त्री, इनकी बुक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें इसका सिद्धांत दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृत किया गया। जो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत है, इसे किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। इंग्लैंड ड्यूटी टू इंडिया, ये पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशमेंट इन इंडिया। इसमें भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। द वांट्स एंड नीड्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि लेखों में भी इसकी व्याख्या की गई और धन के निकास को उन्होंने इविल ऑफ ऑल इविल, अर्थात अनिष्ट का अनिष्ट कहा है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी इस सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक निखर प्रतिपादक थे। धन के बहिर्गमन का स्वरूप कैसा था? तो जो सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेज अथवा भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारक इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैन्य शुल्क, इंग्लैंड में राज्य शक्ति का सारा व्यय वर्ष 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले पेंशन और भत्ते के रूप में जो धन है उसका प्रयोग होता था, जो भारतीय धन है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का क्या हुआ? ह्रास हुआ। भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण, इसका प्रभाव इस पर क्या देखने को पड़ता है? तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण, इसे क्या कहते हैं? किसानों को हानि होती है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है, गरीबी में वृद्धि होती है, नकदी फसलों का महत्व, खाद्यान्नों में कमी और भारतीय वित्त पूंजी का आगमन होने लगता है और भारतीय पूंजीपतियों को हतोत्साहित किया जाता है। तो आज के लिए